कभी कभी ऐसा होता है कि हम अब किचन में कोई एक रेसिपी बना रहे होते हैं और उस रेसिपी में हम सोचते हैं कि अगर इस इंग्रेडिएंट को हम यहाँ पे ऐड कर दें तो शायद हमारा जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो अच्छा हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता भी है कि जो हमारा हम जो चीज़ बनाना चाह रहे होते हैं वो बहुत अच्छी बन जाती है। एक दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे और ऐड करती हूँ कि कभी कभी आपके टीचर किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी इन्वॉल्व कर देते हैं आपके उस चैप्टर में, जिसकी वजह से आप उस चैप्टर को बहुत इंजॉय करते हैं और आपकी लर्निंग बेटर हो जाती है। लेकिन ये रेसिपी के बाद मैं यहाँ पे टीचिंग के एग्जाम्पल को क्यों ऐड कर रही हूँ, तो चलिए एक तीसरे डिफरेंट एग्जाम्पल को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि अगर आपने केमिस्ट्री को पढ़ा है तो आप ये जानते होंगे कि केमिस्ट्री की रिएक्शन में कभी कभी कैटलिस्ट जो होते हैं वो पूरी रिएक्शन को बदल देते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल डिफरेंट तो बहुत हैं, लेकिन हमारी साइकोलॉजी में इनका बहुत अच्छा यूज होने वाला है, क्योंकि ये हमें जोड़ेंगे हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है रीइंफोर्समेंट। हाय, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास, जिसमें आज के वीडियो में हम रीइंफोर्समेंट को समझेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और रियल लाइफ में इसका बहुत यूज होता है। हम सभी रीइंफोर्समेंट का यूज भी करते हैं और ये जुड़ा है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग से। तो आज के वीडियो को हम बिगिन करते हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 6 लर्निंग को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हम रीइंफोर्समेंट टॉपिक को समझ रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं बुक को स्क्रीन पर भी शेयर करूंगी। तो ये जो रीइंफोर्समेंट का टॉपिक है, ये आप हमारे इस कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, अगर आप रीइंफोर्समेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो स्क्रीन पर जो भी आपके सामने पेज शेयर है, वैसे तो वो एनसीईआरटी की बुक के ही है, लेकिन फिर भी आप उसको पढ़ के बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। So far we have understood that ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग। लर्निंग का ही एक तरीका होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन विच बिहेवियर इज लर्नड, मेंटेन्ड और चेंज थ्रू इट कॉन्सिक्वेंसेज। जैसा कि हमने बीएफ स्किनर की थ्योरी में, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा है कि जो रैट होता है वो लीवर को जब प्रेस करता है तो उसको फूड मिलता है। वो ये जान जाता है रैट कि इस लीवर को प्रेस करने से मुझे फूड मिलेगा। और यही रियल लाइफ में हमारे साथ भी होता है कि जब हम जानते होते हैं कि किसी काम को हम कैसे करेंगे, तो उसको और बेहतर मॉडिफाई करते चले जाते हैं। जैसे मैंने जब बिगनिंग में कुकिंग वाला एग्जांपल लिया था, जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं और हमें पता होता है कि इस फूड प्रोडक्ट को ऐड कर देने से, इंग्रेडिएंट को ऐड कर देने से हमारा जो टेस्ट है वो बेटर हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और तरीके से भी उसको करने की कोशिश करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में भी यही होता है कि इन विच बिहेवियर इज लर्न, मेंटेन और चेंज थ्रू इट कॉन्सिक्वेंसेज। सच कॉन्सिक्वेंसेज आर कॉल्ड रीइंफोर्सर्स. A reinforcer is defined as any stimulus or event which increases the probability of the occurrence of a desired response. जब भी हम कोई desired response चाहते हैं, उसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिल्कुल सिमिलर है केमिस्ट्री वाले एग्जाम्पल की तरह। अगर आप अपनी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट चाहते होते हैं, उसके हिसाब से कैटलिस्ट जो होता है वो आपकी रिएक्शन को फास्ट कर देता है, स्लो कर देता है, वट एवर। तो इसी तरीके से साइकोलॉजी में भी यही होता है कि जो रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस होता है या रीइंफोर्सर जो होते हैं, वो आपके उस प्रोसेस को या तो स्मूथ कर देते हैं या बेटर कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। आप डिजायर्ड रिजल्ट को इजीली ऑब्टेन कर पाते हैं थ्रू द रीइंफोर्सर्स. A reinforcer has numerous features which affect the course and strength of a response. किसी भी रिस्पॉन्स को ऑब्टेन करने के लिए रीइंफोर्सर अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. दे इंक्लूड द टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आगे हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे. क्वालिटी, सुपीरियर और इंफीरियर, एंड शेड्यूल, कॉन्टिन्यूअस और इंटरमिटेंट. इतने तरीके के जो हमारे रीइंफोर्सर्स होते हैं. All these features influence the course of operant conditioning. Another factor that influence this type of learning is or the nature of the response or behavior that is to be conditioned. ये भी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है कि हम किस कंटेंट पर वर्क करने जा रहे हैं। जैसे कि फिर मैं एक कुकिंग के एग्जांपल को यहाँ पे इंक्लूड करूंगी कि आप गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो आप उसमें वही चीजें डालेंगे जिससे गाजर के हलवे का टेस्ट बेहतर हो। आप उसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे कि आप उसका टेस्ट खराब कर दें, है ना। तो ये भी डिपेंड करता है कि हम किस कंटेंट पर वर्क करने जा रहे हैं, रीइंफोर्सर कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, उस नेचर की भी हम यहाँ पे बात करते हैं. The interval or length of time that lapses between occurrence of responses and reinforcement also influences. किसी रेसिपी के खत्म हो जाने के बाद हम उसमें कुछ नहीं करते, अगर हम कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में करते हैं. मैं बार बार ये एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम सभी अपने घर में कुछ ना कुछ कुकिंग तो करते ही हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट हम दूसरों को करते हुए तो देखते ही हैं. लेट अस एग्जामिन सम ऑफ दीज फैक्टर्स इन डिटेल. अब हम टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट की तरफ आ चुके हैं, जो कि मेजर टॉपिक है आज का. रीइंफोर्समेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स स्टिमुलाई दैट हैव प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस. जैसे कि आपकी टीचर ने आपसे कहा कि बेटा अगर आप इसको चैप्टर को के क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लर्न करोगे तो आपको
रिटर्न में एक चॉकलेट मिलेगी, या फिर आपको एक गेम का पीरियड मिलेगा। यहाँ पे इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, जिसकी हेल्प से आप एक पॉजिटिव मोटिवेशन टाइप का आपको दिया जा रहा है, जिसकी हेल्प से जो आपका आउटकम है वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। दे strengthen and maintain the responses that have caused them to occur। जब भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है तो वो आगे होने वाले सेम रिस्पॉन्स की होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। जस्ट बिकॉज यू नो द टीचर इज वेरी स्वीट, शी हैज गिवन मी द फ्री पीरियड वंस और शी हैज गिवन मी द गेम पीरियड वंस, यू वुड वांट टू डू द सेम इन फ्यूचर। अगर आप चाहोगे कि वो टीचर हमको दोबारा ऐसा कहें तो हम दोबारा करेंगे, और नहीं भी कहेंगे तो आप शायद उस वर्क को और अच्छे से करना चाहोगे। Positive reinforcers satisfy needs which include food, water, medals, praise, money, status, information, etc. जब भी पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स अपना वर्क करते हैं सो दे सेटिस्फाई नीड्स, किसी ना किसी नीड को फुलफिल किया जाता है थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और कुछ भी हो सकती है वो नीड आपकी, जैसे मैंने बहुत छोटा सा स्पोर्ट्स का क्लास का पीरियड का लिया। अब जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको वही नीड फील होती है क्लास में उस टाइम पर, तो कोई भी ऐसी नीड को फुलफिल कर देना थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्सर्स इन्वॉल्व अनप्लीजेंट एंड पेनफुल स्टिमुलाई। अगर आपके टीचर आपसे कह रहे हैं कि बेटा प्यार से पढ़ाई कर लो, तो वो ये भी तो कह सकती है ना कि हाँ अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारी बहुत पिटाई लगेगी। यहाँ पे क्या होता है, जो रिजल्ट होता है वो तो पॉजिटिव ही आता है, लेकिन उसको करने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा बहुत अनप्लीजेंट हो सकता है। Responses that lead organism to get rid of painful stimuli or avoid and escape from that provide negative reinforcement। इस तरह से नेगेटिव reinforcement leads to learning of avoidance and escape responses। बच्चे को जब डर रहेगा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी पिटाई लग सकती है, अगर मैं क्लास में लेट आया तो मुझे डांट पड़ सकती है, कुछ भी अगर मैंने ये नहीं किया तो जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसको कंसिडर करते हुए जब कोई पर्सन अपना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है तो उसी को हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस। और जो भी एक्शन यहाँ पे लिया जा रहा होता है वही कहलाता है नेगेटिव रीइंफोर्सर। गिविंग थ्रेट विल बी कॉल्ड अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, बिकॉज उसकी वजह से जो आउटकम आ रहा है वो हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स, हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स डिजायर्ड ही मिलेगा। हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम 12 जो बच्चा है वो कुछ भी उल्टा रिएक्ट कर देगा, फिर हमारा प्रोसेस ही वो नहीं हो रहा है जो हम चाह रहे हैं, फिर यहाँ पे रीइंफोर्सर अपना वर्क कर ही नहीं रहा है। तो वो थ्रेड उस तरीके से होना चाहिए कि जो हमारा आउटकम है वो तो हमें वही मिले जो हम चाहते हैं, लेकिन उसको उस पॉजिटिव सेंस में न ले जाके नेगेटिव सेंस में हम ले जाते हैं। फॉर इंस्टेंस वन लर्न्स टू पुट ऑन वूलन क्लॉथ्स, बर्न फायरवुड और यूज इलेक्ट्रिक हीटर्स टू अवॉइड द अनप्लीजेंट कोल्ड वेदर। ये भी तो होते हैं, ये भी एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जब आपको पता होता है कि तेज बारिश हो रही है तो आप भीगना नहीं चाहते हैं, आप अम्ब्रेला लेके चलते हैं। आपको पता है बहुत ज्यादा ठंड हो रही है तो आप वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो जब भी आप कुछ आपके संग नेगेटिव ना हो उसके ऑपोजिशन में जो आप करते हैं वही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस कहलाता है। One learns to move away from dangerous stimuli because they provide negative reinforcement. Of course, it may be noted that negative reinforcement is not punishment. Negative reinforcement punishment नहीं होता है। Negative reinforcement is entirely different process जिसमें हम negative situation को use करते हैं। Use of punishment reduces or suppresses the response, while a negative reinforces increases the probability of avoidance और escape response। जब अगर आप punishment दे ही देंगे तो आपको कैसे desired response मिलने की यहाँ पे चांसेस रह जाएंगे। जब अगर आप किसी बच्चे को बहुत ज्यादा मारेंगे, कहेंगे तुम्हें ये चैप्टर याद करना है करना है करना है, तो वो डरेगा, मगर उसके अंदर वो डिजायर नहीं होगी कि वो उसको उतने अच्छे से कर ले, वो तो बस निपटाएगा उसको कुछ भी करके। और ऐसा प्रोसेस आप एक बार तो ऑब्टेन कर लेंगे, आप बार बार करेंगे तो आप उसकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ की जगह डिके देखेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक बच्चे को मार मार के पिटाई लगा लगा के और उसको टॉप करा दें। आई नो दैट साउंड्स फनी, बट ऐसा नहीं हो सकता, एक्चुअली नहीं हो सकता। तो for instance, driver and co-drivers wear their seat belt to avoid getting injured in case of an accident or to avoid being fined by the traffic police। आप ये एग्जाम्पल देखिए जहां पर हम ये कह रहे हैं कि ड्राइवर और को ड्राइवर जो उसके साथ बैठता है वो दोनों लोग बेल्ट लगा देते हैं, बेल्ट लगा लेते हैं अपनी सीट पर जिससे कि उनको फाइन में पकड़ा ना जाए। एक माइंड में थ्रेट चल रही है, यही है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, अगर उनका चालान काट दिया जाए, हर बार उनका चालान काट दिया जाए या उनकी बेल्ट ही हटा दी जाए और फिर वो उस प्रोसेस को कर रहे हैं, दैट डजंट मेक सेंस। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तब है जब डिजायर्ड आउटकम तो मिले लेकिन प्रोसेस में कहीं ना कहीं थ्रेट रहे, कोई डर रहे, लेकिन पनिशमेंट भी नहीं देना है, क्योंकि पनिशमेंट एक अलग ही टाइप का रीइंफोर्समेंट होता है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट नो पनिशमेंट सप्रेसेस अ रिस्पॉन्स परमानेंटली। Mild and delayed punishment has no effect. The stronger the punishment, the more lasting is the suppression effect, but it is not permanent.
मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा पिटाई लगाई जाए और फिर उसको पढ़ने के लिए एनकरेज किया जाए, तो वो एनकरेजमेंट नहीं होगा वहाँ पर। वहाँ पे क्या होगा, उसकी फीलिंग्स जो है वो सप्रेस होनी शुरू हो जाएँगी और उतना अच्छा आउटकम हमको नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं और एक लिमिट के बाद बच्चे को उस पनिशमेंट का डर ही खत्म हो जाता है। तो इसी वजह से वो चीज़ें वहाँ पे परमानेंट नहीं रह जाती। समटाइम्स पनिशमेंट हैज़ नो इफेक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इंटेंसिटी। कई बार ऐसा भी होता है कि पनिशमेंट बहुत इंटेंस हो जाता है, फिर भी उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता। On the contrary, the punished person may develop dislike and hatred for the punishing agent or the person who administered the punishment. ये होता भी है, इसीलिए पनिशमेंट को बैन किया गया है स्कूल्स में भी, बच्चों के लिए भी, क्योंकि पनिशमेंट से अच्छा आउटकम नहीं मिल पाता है और वही वाली बात है कि बच्चा एक पॉइंट पर आकर चिकना खड़ा हो जाता है, तो उस वो हमारा मकसद कभी नहीं होता है। इसीलिए पनिशमेंट देने से बेहतर ही है कि उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया जाए। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड अदर फीचर्स। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज बीन रीइंफोर्स्ड और रिवॉर्डेड। अगर आपने किसी बच्चे को कभी एक चॉकलेट दी, उसको एनकरेज करा, फिर कभी नहीं करा, तो आप ही सोचिए कि कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। वो थोड़ी देर के लिए रीइंफोर्स रहेगा, फिर भूल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने रीइंफोर्समेंट के प्रोसेस को बार-बार कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर जो है वो एनर्जी मेंटेन रहेगी, उस काम को करने की डिज़ायर बढ़ती रहेगी। तो कितनी बार आप उसको दे रहे हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, कितना मच, हाउ मच ऑफ रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस। अगर आप ये सोचेंगे कि हम बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये भी गलत है। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट देना है, क्योंकि हम किसी भी सिनेरियो में रीइंफोर्समेंट को कितना दे रहे हैं ये भी मैटर करता है, यानी अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। One receives on each trial. Quality of reinforcement refers to the kind of reinforcer, किस टाइप का reinforcement हम दे रहे हैं, उस reinforcement की क्या क्वालिटी है, उस पर भी डिपेंड करता है। Chickpeas or pieces of bread are the inferior quality as compared with raisins or pieces of cake as reinforcers. देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किसी को, आप अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आप किस क्वालिटी का उनके आगे जो है वो सर्व करते हैं फूड, या कुछ भी चीज़ जो आप उनके आगे सर्व कर रहे हैं, किस टाइप का रिफ्रेशमेंट रखते हैं, उससे पता चलता है कि आप उनको किस तरह से वेलकम करना चाह रहे हैं। तो द कोर्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज यूजुअली एक्सेलरेटेड टू एन एक्सटेंट एज द नंबर, अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज। जितना अच्छे से आप अमाउंट सर्व करेंगे, जितना अच्छा आप रीइंफोर्समेंट की क्वालिटी मेंटेन करेंगे और नंबर ऑफ ट्रायल्स को भी मेंटेन रखेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप लर्निंग को बेटर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, कब कब रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होना चाहिए। हर दूसरी बात पर बच्चे को प्रेस करना, वेरी गुड, वेल डन, यू हैव डन सो गुड सो गुड, तो एक पॉइंट आएगा बच्चा विल बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, वो कहेगा अरे मुझे सभी कुछ आता है, अब मैम के कुछ भी कहने का मुझे फर्क नहीं होने वाला है। एज अ टीचर आई कैन टेल यू दिस, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे को हमें मोटिवेट अगर करना है तो उसको हम एक टाइम पीरियड के गैप पर करते हैं, नॉट ऑलवेज। एक बच्चा जिसकी कॉपी के हर पेज पे गुड होता है, एक पॉइंट पर आकर उसके लिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस गुड का कोई वैल्यू भी रह जाती है उसके लिए। तो वही चीज है कि आप रीइंफोर्समेंट कब शेड्यूल कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल इज द अरेंजमेंट ऑफ द डिलीवरी ऑफ रीइंफोर्समेंट ड्यूरिंग कंडीशनल ट्रायल्स। रीइंफोर्समेंट तब दिया जाए जब उसकी कंडीशनिंग हो रही है, प्रोसेस हो रहा है। मतलब समझिए, जब हम एक बच्चे को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उस टाइम पर हम उसको धीरे-धीरे मोटिवेट करते रहे, हाँ करो, बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। पर जब बच्चे ने कर लिया है, वो उसकी हैबिट उसको हो चुकी है, फिर भी हम रीइंफोर्समेंट देते रहे, डजंट मेक सेंस। Each schedule of reinforcement influences the course of conditioning in its own way, and thus conditioned response occur with differential characteristics. The organism being subjected to operant conditioning may be given reinforcement in every acquisition trial, or in some trials it is given and it others it is omitted. हम हमारी मर्जी है और हम सिचुएशन को देखते हुए भी करेंगे, दोनों चीजें हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ हमारा जो लर्नर है उसकी स्पीड को देखते हुए भी करेंगे। एक बच्चा जो क्लास में बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर, ज्यादा पुश करना पड़ जाता है, लेकिन एक बच्चा जो अच्छे से लर्न कर रहा है उसको उतना ज्यादा पुश नहीं करना पड़ता, तो वही वाली बात है। दस द रीइंफोर्समेंट में बी कॉन्टिन्यूअस और इंटरमिटेंट, लगातार भी हम रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं और पीरियड्स में भी दे सकते हैं, ब्रेक दे देके। When a desired response is reinforced every time it occurs, we call it continuous reinforcement. जब हमारे जो हमें डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाहिए, जब वो हर बार रीइंफोर्स होता है, तब हम उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। इन कॉन्ट्रास्ट इंटरमिटेंट शेड्यूल्ड रिस्पॉन्सेज आर समटाइम्स रीइंफोर्स, समटाइम्स नॉट। इसको हम बोलते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट, और ये ये प्रोड्यूस करता है ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। इस बात का मतलब समझ लीजिए, बच्चे एनसीईआरटी की बुक में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मतलब है इसका, कि जब हम रीइंफोर्समेंट पे ब्रेक ज्यादा लगाने लग जाएंगे, एक प्रॉपर टाइम गैप में नहीं करेंगे,
तो जो हम चाह रहे थे सामने वाला लर्न करे, जो कंडीशनिंग हम डेवलप करना चाह रहे थे, अब वो डेवलप होने की जगह धीरे-धीरे गायब होने लग जाएगी। ऐसा होता है, आप सोचिए कि क्या आपको, आप क्लास 11th में इस बुक को पढ़ रहे हैं, क्या आप 7th क्लास की बुक की हिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के बारे में मुझे डिटेल में बता सकते हैं? आई नो इट्स विल साउंड सिली, लेकिन आपको बताने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि अब अगर आप उसको लगातार नहीं पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ भूलती जाएगी। तो वही वाली बात है। नाउ कमिंग टू डिलेड reinforcement, the effectiveness of reinforcement is dramatically altered by delay in the occurrence of reinforcement. It is found that delay in the delivery of reinforcement leads to poorer level of performance. अगर आपको जब reinforcement देना चाहिए तब ना देकर आप उसको डिले कर देते हैं, आपको लगता है कि ठीक है अभी टाल सकते हैं, अभी मत करो, तो आपका जो रिजल्ट है वो पुअर होता चला जाएगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो डिजायर्ड बिहेवियर आप चाहते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। It can be easily shown by asking children which reward they will prefer by doing some core. Smaller rewards immediately after doing the core will be preferred rather than a big one after a long gap. अगर हम बच्चों को छोटे छोटे स्मॉलर अवार्ड्स देते जाएंगे, रिवॉर्ड्स देते जाएंगे, तो उनकी लर्निंग बेटर होगी एज कम्पेयर टू कि हम बहुत बड़े टास्क को दे दें। आप ही सोचिए, आपको अगर कोई छोटा वर्क, छोटे स्मॉल स्टेप में वर्क करने को दिया जाए और आफ्टर एवरी स्मॉल स्टेप आपको एक चॉकलेट दी जाए, यू विल बी हैप्पी, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे इतनी देर के इस टास्क को परफॉर्म करना है। बट जब हमें कोई बड़ा टास्क दिया जाता है तो वो बोरिंग भी हो जाता है, और फिर उसमें रीइंफोर्समेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, हम कैसा परफॉर्म करेंगे, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा रीइंफोर्समेंट है वो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाता। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज क्लास। की लर्निंग प्रोसेसेस के आगे से हम पढ़ेंगे और रीइंफोर्समेंट के बारे में और जानेंगे, विच विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ द सेम थ्योरी विच इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और operant conditioning. So I hope you would have understood it well. So if you have found it useful, then please press one like button and also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है, and I'll see you super soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.